करती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब चिन्मू फाइनली फाइट में हरा चुका होता है यूनियो को और हुलिंगर ने उसके कपड़े निकाल कर उसको नंगा भी कर दिया था, जो नजारा सिस्टर यू और उसके वुल्फ वॉरियर ने अपनी ही आंखों से भी देखा था, जिसकी वजह से सिस्टर यू का वुल्फ वॉरियर अब जाने वाला था चिन्मू के ऊपर हमला करने के लिए। जब वो जा रहा था तो सिस्टर यू ये कहने लग जाती है कि तुम हो एक असैसिन और ये वुल्फ वॉरियर एक्चुअल में होता है वुल्फ किंगडम से, जिसने ना जाने अभी तक कितने ही बैटल्स को लड़ा है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। इसी वजह से सिस्टर यू कहती है कि चलो अब दिखाओ मुझे कि आखिर तुम क्या कर सकते हो और तुम्हारी एबिलिटीज क्या क्या है, जिनकी मदद से तुम अपने आप को क्या बचा भी सकते हो। और जैसे ही वुल्फ वॉरियर अपने ब्लेड की मदद से चिन्मू पर हमला करने के लिए निकल चुका था, तो चिन्मू को इसके बारे में पता चलते ही वो उसके हमले को डॉज भी कर देता है और अपने आप को और होलिंगर को बचा लेता है। चिन्मू खुद भी शॉक हो चुका था कि अचानक से ये बंदा कौन आ गया और ये उसको मारना क्यों चाहता है। वो होलिंगर से कहता है कि जरा संभल के रहना, कोई है जो कि हमें मारने के लिए आया है। जहाँ पर वुल्फ वॉरियर दोबारा से तुरंत ही अपनी ज़बान की मदद से चिन्मू पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चिन्मू तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था, ना कि किसी वेपन को, और केवल इतनी ताकत को यूज करते ही वो उस वुल्फ वॉरियर को उठाकर फेंकने लग जाता है और उसे नजर आते हैं इसकी चेस्ट पे काफी सारे निशान। चिन्मू ने उस बंदे को फेंकने की कोशिश की होती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। चिन्मू कहता है कि मैंने इस बंदे के बारे में और इसके सेक्ट के बारे में पढ़ा था हेवनली बुक टावर के अंदर, क्योंकि इसकी चेस्ट पर जो निशान बना है मैं उसी की मदद से इसको पहचान पाया और ये बिलोंग करता है वुल्फ किंगडम से। चिन्मू कहता है कि मैंने उन बुक्स के अंदर ऐसा पढ़ा था कि ये जो बंदे होते हैं वो अज़ूरे ड्रैगन से बिलोंग करते हैं और उनकी बॉडी होती है ड्रैगन वुल्फ स्पिरिचुअल बॉडी। दैट मीन्स कि ये कहा जा सकता है कि इस बंदे की जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा केपेबल है, जिसने अब धीरे धीरे करके अपने कदमों को चिन्मू की तरफ आगे बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। चिन्मू कहने लग जाता है कि जरूर से ये बंदा वही है जिसके बारे में मुझे वे योंग ने बताया था, जिसकी बात को सुन के होलिंगर कहती है कि यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इस वुल्फ वॉरियर के जो मास्टर है वो यहीं कहीं पर ही छुपी होगी और वो हम लोगों के हारने का इंतजार कर रही होगी। जिस मोमेंट पर तभी वुल्फ वॉरियर ने दोबारा से हमला कर दिया था, जिससे कि चिन्मू तुरंत ही उस आइस वॉल से नीचे जंप लगा जाता है, जिसके पीछे वही वुल्फ वॉरियर भी आ रहा था, जिसकी गहराई बहुत ही ज्यादा होती है। इसी वजह से वुल्फ वॉरियर उसी वॉल के ऊपर ही खड़ा होकर अपनी नाइफ की मदद से मल्टीपल स्लैशिंग अटैक कर देता है चिन्मू और होलिंगर के ऊपर, जैसे कि चिन्मू सबसे पहले अपनी सुपर फास्ट स्पीड और सुपर फास्ट रिफ्लेक्शन का यूज करते हुए होलिंगर को बचाता है और अब तो वो खुद भी होलिंगर को छुपाते हुए उस वॉल के ऊपर चलने के लिए शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद अब इन दोनों के ही बीच में खड़ी हुई दीवार के ऊपर फाइट होना स्टार्ट हो गई थी, जिसे वुल्फ वॉरियर ने बहुत ही तेजी के साथ में अपने ब्लेड्स को फेंका होता है चिन्मू को मारने के लिए, लेकिन चिन्मू आसानी के साथ में उसके नाइफ को अपने हाथ में ले लेता है, जो नजारा देखकर वहीं पर छुपी हुई सिस्टर यू ये कहने लग जाती है कि इस बच्चे की जो लेग टेक्निक है वो काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि ये जिस भी टेक्निक को यूज कर रहा है वो अपने साथ में ड्रैगन एनर्जी को रखता है। जिस मोमेंट पर अब साथ ही साथ वुल्फ वॉरियर ने अपनी ड्रैगन एनर्जी का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन चिन्मू उसके हमले को भी डॉज कर देता है, जिसके तुरंत ही बाद ये वुल्फ वॉरियर उसके पास में पहुंच चुका था और अब शुरू हो जाती है यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही ज्यादा गजब के लेवल की फाइट। और दूर से ये देखने को मिल रहा था कि ये लोग किस तरीके से इस पूरी की पूरी वॉल के ऊपर तबाही मचा रहे हैं। चिन्मू सिर्फ अपने फास्ट स्पीड का यूज कर रहा था और वह बंदा उस वॉल को फोड़ते जा रहा था। चिन्मू कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अपने ग्रैंडपा 2Z की लैग टेक्निक को, जिसको मैंने खुद से मॉडिफाई कर लिया, लेकिन फिर भी ये बंदा मुझे टक्कर तो दे रहा है, जिसने तभी फिर तुरंत ही अपनी ड्रैगन एनर्जी का यूज किया होता है चिन्मू पर अटैक करने के लिए, जिससे अपने आप को बचाते हुए चिन्मू कहता है कि चलो अब इसको खत्म किया जाए और अब वो तुरंत ही तेजी के साथ में वुल्फ वॉरियर की तरफ जाने लगता है और उसकी ब्लेड के ऊपर अपनी लेग को रखते हुए उसके हर एक अटैक को बड़े ही स्मूथली तरीके से डॉज भी करते हुए लगातार ही अपनी पंचिंग और किकिंग को हिट करने लगता है उसकी बैंड बजाने के लिए। और चिन्मू के अटैक ने वाकई में उस आइस से वॉल को भी चीर कर रख दिया था, जितनी जोरों के साथ में उसने हमला किया था। चिन्मू का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस बंदे की बॉडी से तो ड्रैगन एनर्जी भी बाहर निकल जाती है, जिसकी अब
आखिरकार बैंड बज चुकी होती है और चिन्मू उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, जिसके ऊपर सिस्टर यू ने नजर रखी हुई होती है कि ये बंदा हरा चुका है वुल्फ वॉरियर को, जिसकी लोकेशन के बारे में चिन्मू को पता लग गया था। इसी वजह से अब तभी वो कहता है कि होलिंगर, इस बंदे का जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो सच में काफी ज्यादा शानदार था और साथ ही साथ वो अपने वेपन्स को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से मैं वाकई में उसके चंगुल में फंस भी गया था। लेकिन अब क्योंकि उस बंदे की कुटाई हुई है तो क्यों ना तुम उसके पास में थोड़े से पैसे दे दो ताकि वो अपनी इंजरीज को ठीक करा सके, जिससे कि होलिंगर उसे 2 कॉइंस दे देती है और फिर चिन्मू तुरंत ही यहाँ से गायब हो चुका था। जो नजारा वाकई में काफी ज्यादा शॉकिंग होता है सिस्टर यू के लिए। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में तो ये बंदा उसके ही पीछे आ चुका था, उसकी लोकेशन के बारे में पता लगा के। इसी वजह से सिस्टर यू तुरंत ही यहाँ से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है और वो भागते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा रही थी चिन्मू पर ही अटैक करने के लिए। चिन्मू कहने लग जाता है कि ये जो बंदी अपने शैडो स्टेप टेक्निक का यूज कर रही है वो सच में काफी लाजवाब है, क्योंकि उसके ट्रेसेस के बारे में चिन्मू को भी पता नहीं लग पा रहा था कि ये कहां से किस तरफ से हमला करेगी। लेकिन वो ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुका होता है हेवनली बुक टावर के अंदर, जिससे कि उसे काफी अच्छे तरीके से पता होता है कि ये टेक्निक कौन सी है। इसीलिए वो सबसे पहले अपने ब्लेड्स को निकाल कर अपने फायर का अटैक भी कर देता है। इस अटैक की वजह से सिस्टर यू को चिन्मू की ताकत के बारे में पता लग गया था और वो तुरंत ही तेजी के साथ में यहाँ से भागना शुरू कर देती है, जिसका पीछा अब चिन्मू भी नहीं छोड़ने वाला था और वो अपनी फुल स्पीड के साथ में उसी के पीछे ही भागने लगता है। जो दोनों के दोनों अपनी अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज कर रहे थे। सिस्टर यू साथ ही साथ भागते हुए अपने अटैक्स का भी यूज कर रही थी चिन्मू को हराने के लिए, लेकिन वो हर बार ही उसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर दिया करता था। ये लोग तो अपने अटैक्स की मदद से कुछ पीक्स को भी फाड़ते जा रहे थे, जिससे कि कई सारे रॉक हवा में उड़ने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। मुझे इस रॉक के ऊपर भी खड़ा हो रहा था, सिस्टर यू उसको फोड़ भी दिया करती थी, जिसके बाद अब इन दोनों के बीच में हवा में ही एक काफी खतरनाक लेवल की फाइट होती है और इस फाइट में ऑब्वियसली सिस्टर यू चिन्मू के सामने टिकने वाली नहीं थी। चिन्मू ने उसको इंजर्ड तो कर दिया था, लेकिन ये जैसे ही उठी होती है तो अगले ही पल चिन्मू उसके पीछे पहुंच चुका था, जो कि अब ज्यादा कुछ नहीं करता, बस उसके जस्ट पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जो नजारा सभी के सभी लोग देख रहे होते हैं और बिग ब्रदर भी देख रहा था, इसीलिए वो खुद से ही कह देता है कि इस बार अब जूनियर सिस्टर यू हारने वाली है उस बंदे के हाथों से, क्योंकि चिन्मू अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करता है बैकवर्ड में और वो सिस्टर यू को अपने पीछे ही दबा लेता है। जो नजारा देखकर वे योंग से कहती है कि आखिर सिस्टर यू कहाँ पे चली गई, जो कि चिन्मू के साथ में फाइट कर रही थी, जो कि एक्चुअल में होती है चिन्मू के ही पीछे। और चिन्मू ये कहने लगा था कि इस लड़की में दम तो था, क्योंकि ये यूज कर रही थी क्लाउड स्टेप शैडो टेक्निक का, लेकिन ये उतनी भी ज्यादा माहिर नहीं निकली जिससे कि मुझे हराया जा सके। वो ज्यादातर फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने फुट वर्क के ऊपर कर रही थी, ना कि फाइटिंग करने में, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो हार गई। जिस मोमेंट पर तभी उसके पास में आ जाता है वे योंग, कहता है कि ब्रदर चिन्मू तुम आखिरकार दोबारा से भी जीत गए, जिसकी बात को सुन के चिन्मू से कहता है कि वैसे मैंने इन तीनों के साथ में फाइट करके काफी कुछ नया भी सीखा है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके के बाकी के लोग भी आएंगे मेरे टैलेंट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा मैं फाइट करूंगा मैं उतना ज्यादा ही बेहतर बनूंगा। और उसका असल में इशारा होता है ब्रदर शैन की तरफ, जिसके पास में तभी वो टकला मॉन्क यूनियो आ जाता है और वो कहने लगता है कि बिग ब्रदर वैसे आपने इस बंदे के बारे में अभी हाल फिलहाल में क्या कुछ जाना है। जो बात सुन के बिग ब्रदर कहता है कि वैसे मैं इसकी वीकनेसेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था जब ये फाइट कर रहा था। उसने जब अपनी फिस्ट अटैक को यूज किया, जब उसने अपनी लेग टेक्निक का यूज किया, यहाँ तक कि उसने तो अपनी मैजिक आर्ट और इस वॉर्डमैनशिप को भी यूज कर लिया तुम लोगों के साथ में फाइट करते हुए, जिसकी वजह से उसका टैलेंट एकदम ही पीक पर है और उसकी वीकनेस तो मानो ना के बराबर है। लेकिन जब वो तुम सभी के साथ में फाइट कर रहा था और जैसे ही वो अपनी टेक्निक को चैनल करने की कोशिश करता था, तो मुझे उन्हीं चीजों के ही बीच में एक छोटा सा फ्लॉ नजर आ गया, जो कि उसकी कमजोरी बन सकता है। जिस बात के बारे में जानने के लिए यूनियो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। बिग ब्रदर जब कुछ कहने ही वाला था तो उसी मोमेंट पर अकेडमी के अंदर से एक सायरन एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़े वाले घंटे को बजाया जा रहा था, जो कि सिग्नल होता है किसी बड़ी आपदा के लिए, जिसके बारे में भी चिन्मू को पता नहीं होता। इसी वजह से वे योंग कहने लग जाता है कि वैसे ये जो बेल है मुझे नहीं लगता कि वो किसी लेक्चर के लिए बजाई जा रही होगी स्कॉलर को देने
के लिए। यूनियो कहता है कि ये तो है असल में वॉर प्रिपरेशन का अलार्म, यानी कि वॉर शुरू होने वाली है। बुल्दरशैन भी कहता है कि यानी कि अब कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा है इंपीरियल एकेडमी के अंदर, जिसकी वजह से अब ये सभी के सभी लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं एक साइड में दरवाजे के पास में। और जितने भी डिसाइपल्स अपने अपने क्लासेस को ले रहे थे वो भी अपना सारा का सारा काम छोड़कर दरवाजे के पास में पहुंचते जा रहे थे, यही नजारा देखने के लिए कि एक्चुअली में हुआ क्या। जिनमू, वे योंग, उसके सभी के सभी साथी और बाकी के सभी लोग भी पहुंच चुके होते हैं दरवाजे पर। जिन लोगों के नीचे भी काफी सारे स्कॉलर्स मौजूद होते हैं। जिस मोमेंट पर हमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर आ रहे हैं किसी और ही सेक्ट के डीमनर, जिनके केवल चलने मात्र से ही फूल खिलते जा रहे थे, यानी कि इन लोगों की बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। ये कहा जा सकता है कि ये जो कोई भी है जो कि एकेडमी की तरफ बढ़ रहे हैं वो शायद बुरे लोग नहीं है, जिसके बारे में बुल्दरशैन कर रहा था कि इनकी एनर्जी तो लाइफ एनर्जी में बदल रही है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि ये लोग एक्चुअल में आए हैं दाओ सेक्ट से, जिसका नाम सुनते ही यूनियो कहने लग जाता है कि ये जो दाओ सेक्ट है वो तो राइट सेक्ट में नंबर 1 पे आता है। और इन लोगों का जो सेक्ट है वो एक डीप फाउंडेशन के साथ साथ लॉन्ग हिस्ट्री भी रखता है, यानी कि ये लोग भी कोई कमजोर लोग नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और इन लोगों का जो सेक्ट है वो हमेशा ही रहता है कुनलुन माउंटेन्स में। ये लोग वहीं पर ही रहते हैं, लेकिन आज अचानक से इंपीरियल एकेडमी में इन लोगों का आना कैसे हुआ। जिस मोमेंट पर ये जो दाओ सेक्ट के एल्डर अपने डिसाइपल के साथ में आए हुए थे वो ये कहने लगते हैं कि हम लोग काफी लंबे अरसे से इस बात के बारे में सुनते आ रहे हैं कि इंपीरियल एकेडमी में जितने स्कॉलर्स हैं वो पूरी दुनिया में किसी भी एकेडमी के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है दुनिया की सबसे ग्रेट एकेडमी। और ये एकेडमी अपने आसपास के हर एक सेक्ट से सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा करती है। मेरा नाम है दानियांग और मैं हूँ दाओ सेक्ट से, और मैं अपने साथ में लेकर आया हूँ अपने दाओ डिसाइपल लिन जुआन को, जो कि अपने आप को प्रदर्शित करेंगे और अपने सेक्ट को प्रदर्शित करेंगे, जिनकी बातों पर सभी लोग ध्यान दे रहे होते हैं कि एक्चुअली में ये करना क्या चाहते हैं, जो कि तभी फिर यहाँ पर अपने ताओइज्म की पावर्स को फैलाने लगते हैं, जिसका नजारा ये सारे के सारे स्कॉलर, बीस्ट और मास्टर्स सभी लोग ही देख रहे थे। और इसको देखने के लिए अब जितने भी डिसाइपल आए नहीं थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। और ये ताओइज्म की फॉर्मेशन बनाने की वजह से यहाँ पर अंधेरा सा छा जाता है। वे योंग कहता है कि इस तरीके से तो इन लोगों ने गेट को ही ब्लॉक कर दिया, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। जिस मोमेंट पर अब तभी पीछे से आ जाती है 7th प्रिंसेस, और वो गुस्से के साथ में आ रहे थे और वो कहने लगती है कि जरूर से इन लोगों के मन में हमारे लिए इविल थॉट्स होंगे, और आखिर क्या ही रीजन हो सकता है गेट को ब्लॉक करने का। और ये एक बहुत ही बड़ा तमाचा है हमारी इंपीरियल एकेडमी के फेस पर, और उस मास्टर के ऊपर जो भी इस एकेडमी के अंदर रहता है, हमारी यानकांग किंगडम के भी ऊपर। और मैं ऐसा कुछ भी सहन नहीं करूंगी। जिसको देखकर चिन्मू कहने लग जाता है कि फेची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके गुस्से को देखकर तो चिन्मू भी डर जाता है और फिर वो कहने लगता है कि प्रिंसेस मुझे बताइए तो कि एक्चुअली में आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। जो बात सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मैं भी इंपीरियल एकेडमी की एक स्कॉलर हूँ, भले ही प्रिंसेस हुई तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी एक स्कॉलर ही हूँ, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर आना तो लाजमी है क्योंकि तुम सभी के सभी लोग भी यहीं पर ही हो। और ये जो दाओ सेक्ट वाले यहाँ पर आए हैं वो राइट सेक्ट में नंबर 1 पे आते हैं, और इन लोगों का आज अचानक से यहाँ पर आ जाना ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं हो सकती। जरूर से कोई ना कोई बड़ा मैटर तो है जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। प्रिंसेस कहती है कि अगर हमारी एकेडमी इन लोगों को यहाँ से भगा पाने में कामयाब ना हो सके तो मुझे इस बात का डर है कि जब ये लोग खुद से यहाँ से जाएंगे तो दाओ सेक्ट भी एक रेबिलियन सेक्ट में बदल जाएगा, और वो हम लोगों का साथ देने के बजाय हम लोगों का ही मुकाबला करने पर उतर आएगा। दाओ सेक्ट की जो रेपुटेशन है पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर वो सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इन सभी को चिंता हो रही थी। और तभी चिन्मू कहने लगता है कि ये लोग एक्चुअली में अटैक करना चाहते हैं, और कैपिटल के बाहर तो वैसे भी काफी सारी ऐसी सेक्ट हैं जो कि यानकांग के ऊपर हमला कर भी रहे हैं। वो तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे छोटे सेक्ट के ऊपर अपना कब्जा भी जमा रहे हैं, जिनकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और उनको हराना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर बात करी जाए कैपिटल की तो यहाँ पर अभी भी सब कुछ एकदम ही शांत है। सारे के सारे काम वैसे ही हो रहे हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है। और यही तो वो बात है जो कि एकदम साफ साफ देखी जा सकती है कि जनता से आखिर किस
बात का झूठ बोला गया, जिसकी बात को सुन के वेयोंग कहता है कि तुम असल में कहना क्या चाहते हो, ये लोग अटैक किस पर करना चाहते हैं। तो चिनमू बताता है कि असल में इन लोगों का जो निशाना है वो है नेशनल मास्टर, और जो कोई भी उनका साथ दे रहा है ये लोग उन पर भी हमला करना चाहते हैं। हम सभी लोग ये जानते हैं कि नेशनल मास्टर ने वर्ल्ड की सुप्रीम आर्ट्स को इकट्ठा किया था। उन्होंने हर एक सेक्ट में छुपी हुई आर्ट को बाहर निकाला और अपनी एकेडमी के अंदर लाकर रख दिया। लेकिन आप लोग खुद से ये सोचो कि एक जगह पे जब इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा हो जाएंगे और अगर फिर भी हम लोग दाओ सेक्ट का मुकाबला ना कर सके तो आखिर नेशनल मास्टर के ये सब कुछ रिफॉर्म करने का मतलब ही क्या रह जाएगा। जिसकी बात को सुनकर प्रिंसेस ये कहने लग जाती है कि अगर समय आने पर मेरे फादर ने नेशनल मास्टर को नहीं हटाया तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिनमू कहता है कि हाँ, यहाँ तक कि एम्परर लोगों का भरोसा भी नहीं जीत पाएंगे और साथ ही साथ इस दुनिया के ये जितने भी सेक्ट हैं वो सभी के सभी रेबिलियन सेक्ट में बदल जाएंगे यान कांग के लिए। और तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग जीत पाएंगे या यान कांग जीत पाएगा? वेयोंग कहता है कि अरे यार दोस्त, इसको हमला करना नहीं कहते बल्कि इसको तो तबाह करना कहते हैं। चिनमू कहता है कि सबसे पहला इन लोगों का मिशन है कि ये लोग उन लोगों का भरोसा हटाना चाहते हैं एम्परर से जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके काम में। और हमें एक काफी शानदार लुक भी दिखाया जाता है दाओ लिन जुआन का, जिसके तुरंत ही बाद अब हम लोग आसमान में बनी हुई उस फॉर्मेशन में थोड़ी सी हलचल होता हुआ भी देख पाते हैं, जिसका एहसास दाओ मास्टर डान यांग को भी हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें यह पता लग चुका था कि यहाँ पर आ रहे हैं इंपीरियल एकेडमी के सुप्रीम एल्डर, जो कि पलक झपकते ही सामने आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि डान यांग, तुम्हारा यहाँ पर अचानक से आने का मतलब मैं क्या समझूं। जो कि चलते हुए डान यांग के सामने पहुंच जाते हैं तो वो सबसे पहले एल्डर के सामने अपना सर झुकाते हैं, जहाँ पर तभी अब डान यांग कहने लग जाते हैं कि ब्रदर, आप इसके बारे में तो अच्छे तरीके से जानते ही होंगे इस दुनिया में क्या चल रहा है और यान कांग क्या करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग काफी लंबे समय से ये सुनते आ रहे हैं कि इंपीरियल एकेडमी के अंदर डिवाइन एबिलिटीज इकट्ठा हो रही हैं, दाओ की मार्शल आर्ट्स भी इकट्ठा हो रही हैं, और हमने तो ये भी सुना है कि जो यान कांग के इंपीरियल मास्टर है वो इस दुनिया में पाए जाने वाले हर एक सेक्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं इंपीरियल एकेडमी के नाम पर। वो हर एक टैलेंट को अपनी एकेडमी में रखना चाहते हैं और पूरी दुनिया से टैलेंटेड लोगों को बुलाना चाहते हैं, और इसी वजह से हमारे डाओ सेक्ट के डाओ मास्टर ने हमें भेजा है और ये जांचने के लिए भेजा है कि क्या वाकई में इंपीरियल एकेडमी इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि हमें उनके साथ में चलना पड़े और उनकी रिप्लेसमेंट का हिस्सा बनना पड़े। जिनका जवाब देते हुए एल्डर कहते हैं कि दाओ सेक्ट तो हमेशा से ही हमारा साथ देते आया है, फिर इस बार आपको ये क्या हो गया, क्या अब आप हमारा साथ देना नहीं चाहते? जिनकी बात को सुनकर डान यांग कहने लग जाते हैं कि देखिए, हमारा सेक्ट ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई हमसे ही हमारी शिक्षाओं को लेकर उनको रिवाइव करे या उनको नए तरीके से बनाए। ये तो हमारी टीचिंग्स का अपमान होगा। लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात की उम्मीद करते हैं कि यान कांग किंगडम इस दुनिया को एक ऐसी चीज नहीं बनाएगा जिसे वो काबू में करके रखे या हर एक सेक्ट के ऊपर केवल यान कांग का ही राज हो। और अब आपके पास में केवल 3 दिनों का समय है। मैं हर उस डिसाइबल को चैलेंज करता हूँ जो कोई भी इस एकेडमी के अंदर है और वो आकर फाइट कर सकता है मेरे डिसाइबल से। जिन सभी को मिलकर केवल और केवल मेरे एक डाउ डिसाइबल को हराना होगा। अगर तुम्हारा कोई भी स्कॉलर मेरे डिसाइबल को हरा देता है तो हम लोग कभी भी नहीं आएंगे इंपीरियल मास्टर का सामना करने के लिए, और ये समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई में इंपीरियल मास्टर ने जो भी किया है वो सही किया। जिसकी बात को सुनकर एल्डर कहने लग जाते हैं कि लेकिन अगर मेरे डिसाइबल तुम्हारे डाउ डिसाइबल को नहीं हरा सके तो फिर क्या होगा? डान यांग कहते हैं कि फिर तो ये पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि यान कांग की इंपीरियल मास्टर का जो प्लान है वो पूरी तरीके से बर्बाद है, वो किसी भी काम का नहीं है और हम लोग उसका साथ भी नहीं देंगे। और अगर फिर भी एम्परर और नेशनल मास्टर हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे तो माफ करना, लेकिन फिर हमें इस दुनिया के लिए एक नए मास्टर को ढूंढना होगा। यानी कि वो सीधा सीधा ये कहना चाहते थे कि यान कांग के मास्टर और नेशनल मास्टर दोनों को ही मार दिया जाएगा। जो बात सुनकर तो वेयोंग चौंक जाता है, प्रिंसेस चिनमू, सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिनकी बात को सुप्रीम एल्डर अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और वापस लौटने लगते हैं अपने स्कॉलर्स की तरफ। और वो पूरी एकेडमी में ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जितने भी स्कॉलर्स हैं, तुम लोगों के पास में केवल 3 दिनों का समय है। तुम्हारा चाहे पावर लेवल कितना भी हो, बस तुम्हें एक स्कॉलर होना चाहिए। जो भी अपनी ताकत को आजमाना चाहता है वो माउंटेन से नीचे जाएगा और दाओ सेक्ट के उस दाओ
डिसाइपल को हराएगा, जिसकी ताकत का अंदाजा अभी तक किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि चिन्मू को भी नहीं है। जहाँ पर यूनियो चिल्लाते हुए सामने आता है और वो ये कहने लगता है कि अगर हम में से कोई भी इनको हरा नहीं पाएगा तो ये लोग इसके बदले में यानकांग के रूलर को ही बदलने की बात कर रहे हैं। आखिर ये लॉजिक क्या है? इसीलिए वो ब्रदर शैन से कहता है कि बिग ब्रदर अब हम लोगों को ही कुछ करके दिखाना होगा, हम लोगों को इंपीरियल एकेडमी की इज्जत को बचाना होगा और इस बंदे को हराना होगा, जिसके लिए काफी सारे स्कॉलर्स मोटिवेट हो जाते हैं और वो अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं उसे दाओ डिसाइपल के ऊपर। जिस मोमेंट पर अब तभी सिस्टर यू सामने आती है और वो कहने लगती है कि चलो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो दाओ डिसाइपल है वो आखिर कितना केपेबल है, उसके अंदर कितनी पावर्स है। तो वो तुरंत की तुरंत ही अपने वुल्फ वॉरियर को लेकर निकल जाती है लिन जुआन के ऊपर हमला करने के लिए। और ये बंदा बताता है कि मैं दाओ सेक्ट का लिन जुआन पहुंच चुका हूँ 6 यूनिटी रियल में, जिसके पास में जब वो लोग अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं तो उसी मोमेंट पर उसने अपने दाओ सेक्ट की एक ऐसी ट्रीजरी टेक्निक को यूज किया था जिसकी मदद से वो यूनियो और उसके वुल्फ वॉरियर दोनों को ही बिना हाथ लगाए दूर फेंक देता है, जिन दोनों की हालत खराब हो जाती है। और ये नजारा देखकर बिग ब्रदर भी शॉक हो चुका था। जिस मोमेंट पर अब तभी चिन्यू सामने आ जाता है अपने इस वार्ड को लेकर, लेकिन लिन जुआन बड़ी ही आसानी के साथ में उसकी इस वार्ड को हरा देता है। जो नजारा देखकर तो चिन्मू भी शॉक हो गया था, जिसके तुरंत बाद अब एक के बाद एक काफी सारे डिसाइपल जाने लग जाते हैं लिन जुआन को हराने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी इतना केपेबल नजर आ ही नहीं रहा था कि वो इस बंदे को हरा सके। वो सारे के सारे उसके चंद मूव्स के अंदर ही हारते जा रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये होती है कि उस बंदे ने अभी तक इनमें से किसी को भी अपना हाथ तक नहीं लगाया था और न ही किसी वेपन को यूज किया था। जो नजारा देखकर वेयोंग भी शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि उसने तो अभी तक अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और उसने एक जगह पर ही खड़ी खड़ी दर्जनों भर डिसाइपल्स को हरा कर रख दिया, जिसकी वजह से वाकई में ऐसा कहा जा सकता है कि ये बंदा सच में एकदम ही गॉड लेवल का है। बिग ब्रदर खुद भी शॉक हो गया था क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता कि ये बंदा एक्चुअली में किस पावर लेवल को रखता है। जिस मोमेंट पर अब तभी चिन्मू यूज करने लग जाता है अपने डिवाइन आइज टेक्निक को लिन जुआन के रियल पावर लेवल के बारे में जानने के लिए, लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इसके बारे में पता लगा सके। और साथ ही साथ चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि लिन जुआन को भी इसके बारे में पता लग गया था कि सामने कोई बंदा है जो कि उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर एंट्री होने लग जाती है सेकंड प्रिंस की और वो ये कहने लग जाता है कि अभी तक उसने अपने किसी भी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज नहीं किया, इसी वजह से अच्छा यही होगा कि हम लोग उसके करीब ना जाएं बल्कि किसी ऐसे का इंतजार करें जो कि वाकई में इसके केपेबल है। और सेकंड प्रिंस को देखकर सभी स्कॉलर्स उसको ग्रीट करते हैं और फेची भी खुश हो जाती है क्योंकि उसका भाई यहाँ पर आ चुका था। और वो ये कहने लग जाती है कि सीनियर ब्रदर मुझे तो उसके पास में अभी तक कोई भी स्वॉर्ड नजर आई ही नहीं है। तो उसके बारे में सेकंड प्रिंस ये कहने लग जाता है कि ये जो दाओ सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं वो असल में अपने साथ में दाओ से वॉर्ड्स को रखते हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और ये लोग इसी के लिए ही फेमस है। उसके लेफ्ट हाथ में तुम लोगों को ये जो झाड़ू जैसा कुछ दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वही उसकी स्वॉर्ड है और इसकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ में 5 एलिमेंटरी रियल मालिक किसी भी डिसाइपल को हरा पाएगा। तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, उस झाड़ू का केवल और केवल एक धागा ही काफी है ऐसे बंदों को हराने के लिए। लेकिन फिलहाल में हम लोगों के लिए अच्छी बात तो ये है कि अब हमारा एक वॉरियर वापस आने वाला है जो कि इस वॉरमैनशिप का महारथी है और हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बंदा उससे हारेगा। जिस मोमेंट पर अब तभी आसमान में हलचल होने लग जाती है क्योंकि एंट्री होने वाली थी एक और नए बंदे के। चारों तरफ ही बिजली चमकने लगती है, बिजली गरजने लगती है, बिजली नीचे गिरने लगती है और ये जो थंडर स्ट्राइक्स है वो पहुंच चुकी होती है लिन जुआन के आसपास। जिस मोमेंट पर उसे थंडर स्ट्राइक के साथ में एक काफी शानदार एंट्री मारता है एक स्वॉर्ड मास्टर जो कि एक्चुअल में होता है अजूरिया ड्रैगन आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर और इसका नाम होता है कुंजियो। और वो पहुंच चुका होता है दाओ डिसाइपल के सामने और वो ये कह रहा था कि मैं आशा करता हूं कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे मेरा मुकाबला करने के लिए। कुंजियो कहता है कि अब क्योंकि आप 6 यूनिटी रियल में पहुंच चुके हो दाओ डिसाइपल तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद पहुंच चुका हूँ 7 स्टार की डिवाइन ट्रीजरी में जिसके ट्रू पावर का सोर्स होता है ड्रैगन पावर, जिसे देखकर बिग ब्रदर थोड़ा सा खुश हो जाता है और ये कहने लगता है कि ये तो कुंजियो है
है जो कि एक डिवाइन ऑफिसर है, और क्या ये भी वापस आ गया बॉर्डर से। और कुंजियो असल में होता है एक 6th रैंक का कमांडिंग ऑफिसर। ऐसा लग रहा है कि कुंजियो के बॉर्डर पर फाइट करने की वजह से उसकी जो मेरिट है अब वो प्रमोट हो गई होगी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने काफी ज्यादा मेहनत भी तो की है, जिसके बारे में अब तभी चिन्मू याद करने लग जाता है अज़ूरे ड्रैगन आर्मी को। और वो कहने लग जाता है कि यानी कि यानकांग किंगडम अपनी प्रैक्टिस को लर्निंग के तौर पर यूज कर रहे थे, ताकि वो ऑफिशियल्स को ट्रेन कर सके कि वॉर की सिचुएशन में उन लोगों को क्या करना होता है। और जब एकेडमी के रियल वाले ऑफिसर अपने कुछ काम के लिए चले जाते हैं तो इन जैसे डिसाइपल को ही रियल पोजीशन पे बिठा दिया जाता है। तभी फिर हम लोग लिन जुआन और कुंजियो दोनों को ही आमने सामने देख पाते हैं। कुंजियो कहता है कि आज मैं तुम्हारे ऊपर उस टेक्निक को यूज करने वाला हूँ जो कि सिखाई थी मुझे मेरे नेस्टल मास्टर ने, जिसके लिए वो तुरंत ही यहाँ पर निकाल चुका होता है अपने स्वॉर्ड पिल को। तो वो डाउ डिसाइपल ये कहने लग जाता है कि माफ करना, लेकिन आप मुझे लिन जुआन के नाम से भी बुला सकते हो, जिससे वो कहता है कि ठीक है, आप अपने अटैक को शुरू कर सकते हो। और अब कुंजियो अपने स्वॉर्ड पिल के अंदर से अपनी हजारों से वॉर्ड्स को बाहर निकाल चुका था, जिनके साथ साथ ड्रैगन एनर्जी का यूज करने के लिए वो खुद भी आसमान में पहुंच चुका था। और ये ड्रैगन आसमान में इतना ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, जिसके ऊपर सारे के सारे डिसाइपल्स की नजर होती है। चिन्मू कहने लग जाता है कि ये तो वही फॉर्मेशन है जिसने असल में ब्रेक किया था मेरे डीफ ग्रैंडपा की 100 डीमन चार्ट को, जिस ड्रैगन को वो सबसे पहले भेज देता है लिन जुआन को कमजोर बनाने के लिए। और इसी के साथ में वो अपनी हजारों से वॉर्ड को भी ले जा चुका था उसका सामना करने के लिए। जो नजारा देखकर ऊपर खड़े हुए सभी स्कॉलर खुश हो रहे थे। वे यंग तक कहने लगता है कि इस बार हम लोग जरूर से जीतेंगे, लेकिन सेकंड पिस को अभी भी शक होता है कि क्या वाकई में ऐसा हो भी पाएगा। जिस मोमेंट पर अब तभी लिन जुआन यूज करने लग जाता है अपने यिन यांग दाओ आइज टेक्निक का, जो टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसको आसानी के साथ में नजर आ जाती है वो सारी की सारी विटैलिटी, जिसकी मदद से उस ड्रैगन और इन सारे के सारे से वर्ड्स को यूज किया जा रहा था। जिन सभी के बीच में लिन जुआन को नजर आ जाता है कुंजियो का एक फ्लॉ, और लिन जुआन उसी फ्लॉ के ऊपर अटैक करने वाला है। इसीलिए वो कहता है कि तुम अभी भी कमजोर हो, जो कि अब तुरंत ही अपनी एनर्जी का यूज करता है और उसकी बॉडी के अंदर यिन और यांग का बैलेंस से मिला देता है। जो चीज होने की वजह से वो ड्रैगन अपने आप ही खत्म हो चुका था और उसकी विटैलिटी भी खत्म हो चुकी थी। ये सारी के सारे वर्ड अब ऊपर से पानी के जैसे नीचे बरसने लगते हैं, और जो कुंजियो होता है वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था इस चीज की वजह से। लिन जुआन कहता है कि यानकांग के नेशनल मास्टर की जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो सच में काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन तुम नेशनल मास्टर नहीं हो, जिसकी वजह से तुम उनकी टेक्निक का यूज भी कर नहीं सकते। जो नजारा देखकर ऊपर जितने भी डिसाइपल मौजूद होते हैं वो सभी के सभी शौक रह जाते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा स्वॉर्ड मैन और इतना ज्यादा पावरफुल बंदा इसे हरा नहीं पाया, फिर आकर कौन हरा पाएगा। तभी सेकंड प्रिंस कहता है कि लिन जुआन पूरी तरीके से घिर चुका था, लेकिन फिर भी उसने कुंजियो की वीकनेस के बारे में पता लगाकर उसी पर ही हमला किया उसे हराने के लिए। मानना पड़ेगा इस डाउ सेक्ट के डाउ डिसाइपल को। जिस मोमेंट पर तभी फिर प्रिंस चिन्मू से कहते हैं कि वैसे हर्डिंग बॉय क्या तुम उसे हरा सकते हो। इसके ऊपर यानी कि चिन्मू के ऊपर लिन जुआन की नजर जाती है और वो उसकी ताकत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, जिसका ऑरा यानी कि चिन्मू का ऑरा एकदम ही डिवाइन लेवल का नजर आ रहा था, जिसके बारे में वो अपने मास्टर डान यांग को भी बताता है कि मैंने इन डिसाइपल्स के बीच में एक काफी ज्यादा अलग से बंदे को देखा है। उसकी जो आंखें हैं उसमें 2 और लेयर्स हैं बाकी लोगों के मुकाबले, और अगर वो भी मेरे ही जैसे देखने की शक्ति को जानता है तो उसके मास्टर उसे ये बताने लग जाते हैं कि यानकांग का जो नेशनल मास्टर है वो हेवन का बनाया हुआ सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मैन है, जिसने अपनी इंपीरियल एकेडमी को बनाया। इसी वजह से उसके अंदर ऐसे लोगों का होना तो लाजमी है। तभी फिर हम लोग चिन्मू को देख पाते हैं जो कि बात कर रहा होता है उसकी 6 यूनिटी डिवाइन ट्रीजरी के बारे में। वो ये कहने लगता है कि उसके साथ में मेरे जीतने के चांसेस 50-50 है। जो बात सुन के सिस्टर यू कहती है कि जब तुम्हारे चांसेस उसके साथ में 50-50 है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम 7 स्टार रियल वाले कुंजियो से भी ज्यादा पावरफुल हो। जिस मोमेंट पर ब्रदर शैन सामने आता है और वो कहता है कि अगर जैसा तुम चाहते हो वैसी फाइट ना हुई तो क्या होगा, फिर आकर तुम्हारे इस फाइट में जीतने के कितने चांसेस होंगे। जो बात सुनकर चिन्मू कहता है कि अगर बात मेरी जान पर आ जाएगी तो उस बंदे के जीतने के 0% चांसेस है, क्योंकि बात ये है कि मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। जिस बात पर फेइची को भी भरोसा
होता है और इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।